गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य 500 प्रश्न उत्तर पार्ट 4। अभी तक हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे पीजीटी, टीजीटी, केवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये पूछा गया है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाओं की भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की भी चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौमचर्यू। तो पौमचर्यू के अंतर्गत ये कहा गया है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भविष्यत कहा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, भविष्यत कहा। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं मानी जाती। तो इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौमचर्यू। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पौमचर्यू के वास्तविक लेखक हैं स्वयंभू। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी महापुराण, जय कुमार चर्यू और जसहर चर्यू इसके लेखक हैं पुष्पदंत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। महापुराण, जय कुमार चर्यू और जसहर चर्यू इसके लेखक हैं पुष्पदंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं मानी जाती। तो इनमें से कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं मानी जाती। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महापुराण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। महापुराण के वास्तविक लेखक हैं पुष्पदंत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी पौमचर्यू, स्वयंभू छंद और ऋठनेमी चर्यू इसके लेखक हैं स्वयंभू। तो पौमचर्यू, स्वयंभू छंद और ऋठनेमी चर्यू इसके लेखक हैं स्वयंभू। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि का नाम क्या है। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले
काव्य सृजन करने वाले कवि माने जाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, परंतु सबसे पहले ये पूछा गया था पीजीटी में, अब पूछा गया है टीजीटी में। तो खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकरी लिखने का सबसे पहला प्रयास किस कवि ने किया है? तो मुकरी लिखने का सबसे पहला प्रयास किस कवि ने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य रहा है? तो अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य रहा है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका केवीएस में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन शिलांकित कृति नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सी जो है वो शिलांकित कृति नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राउल वेल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राउल वेल जो है ये शिलांकित कृति के अंतर्गत नहीं आती है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउल वेल किस तरह की रचना मानी जाती है? तो राउल वेल किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य के अंतर्गत आती है राउल वेल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इनमें से कौन जो है वो व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उक्ति व्यक्ति ये ग्रंथ किस प्रकार का माना जाता है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण। इनमें से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो व्याकरण ग्रंथ के अंतर्गत आती है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, अब पूछा गया है टीजीटी में, और उससे पहले पूछा गया था केवीएस में। तो इसे जानना आवश्यक है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो व्याकरण ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी भाषा जो है वो आदिकाल के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी डिंगल पिंगल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डिंगल पिंगल। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिंगल पिंगल। तो डिंगल पिंगल भाषा में रासो ग्रंथ लिखे गए थे। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रासो साहित्य। तो ये जो है रासो साहित्य के अंतर्गत आता है, चारण काव्य या चारण साहित्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन 84 सिद्धों में नहीं आते हैं? तो इनमें से कौन 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शारंगधर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। शारंगधर जो हैं ये 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी विरूपा, कण्हपा और कुकुरिप्पा ये जो हैं ये 84 सिद्धों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी ए, बी और डी ये सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता था आदिकाल के अंतर्गत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन जो है वो आदिकाल के अंतर्गत होता था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका केवीएस में पूछा गया है। आदिकाल में जो है आम व्यक्ति या आम आदमी के लिए कोई स्थान नहीं था। उस काल में सिर्फ राजाओं की वीरता और उनकी जो युद्ध में वो विजय होते थे उसका गुणगान किया जाता था आदिकाल के अंतर्गत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में इनमें से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में इनमें से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। ये जो है ये रासो काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी आश्रयदाताओं का अतिरंजित वर्णन ये सही है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण ये भी बिल्कुल सही है। और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन ये भी बिल्कुल सही है। तो आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन ये होता था आदिकाल के अंतर्गत। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण ये भी होता था आदिकाल के अंतर्गत। और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन ये भी जो है आदिकाल के अंतर्गत होता था। तो आपका ए, बी और डी बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चारण काल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
चारणकाल, और ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विसलदेव रासो में किस प्रकार के शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो के लेखक का नाम क्या है? तो विसलदेव रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरपति नालह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नरपति नालह। ये प्रश्न आपका पूछा गया था आश्रम पद्धति परीक्षा में, 2009 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो के लेखक का नाम क्या है? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो विसलदेव रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरपति नालह। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य माना जाता है? तो इनमें से किस रासो ग्रंथ में जो है एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसलदेव रासो। तो विसलदेव रासो जो है ये एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी में 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस रासो काव्य का मूल वन्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इनमें से किस रासो काव्य का मूल वन्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विसलदेव रासो, विसलदेव रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ गया था? तो राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य गया था विसलदेव राजमती से रूठकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगनिक का परमाल रासो। तो जगनिक का परमाल रासो जो है इसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासो। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। परमाल रासो जो है ये उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था नवोदय विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम क्या है? तो आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगनिक। यह प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो।
यही प्रश्न आपका जो है जीआईसी में पूछा गया था और यही पूछा गया है पीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? और यही प्रश्न जो है पूछा गया है टीजीटी में। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी 3 प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, जगनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, परमाल रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? तो कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आल्हा खंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो के लेखक का नाम क्या है? तो परमाल रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, किस विधा की रचना मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो किस विधा की रचना मानी जाती है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आल्हा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आल्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है केवीएस में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंदवरदाई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था, ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में, अब पूछा गया है ये केवीएस में। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंदवरदाई। फिर से ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में कि पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, चंदवरदाई। चंदवरदाई किसके दरबारी कवि माने जाते थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चंदवरदाई किसके दरबारी कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते थे चंदवरदाई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना मानी जाती है? तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना मानी जाती है? तो इसका सही
उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंदवरदाई। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी 2005 में। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी 2011 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची नंबर 2 में कवियों के नाम। तो सबसे पहले आता है विसलदेव रासो। तो विसलदेव रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं नरपति नालह। फिर आते हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंदवरदाई। फिर आता है परमाल रासो। तो परमाल रासो के लेखक का नाम है जगनिक। और फिर आता है खुमान रासो। तो खुमान रासो के लेखक का नाम है दलपति विजय। तो खुमान रासो के लेखक का नाम है दलपति विजय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो के लेखक का नाम क्या है? तो खुमान रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से कौन सा साहित्य जो है वो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिख साहित्य। तो सिख साहित्य जो है ये आदिकालीन हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ये जो है ये आदिकालीन हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो फिर से पढ़ते हैं। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1050 से 1375। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1050 से 1375 जो है ये हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय सीमा माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। तो भक्तमाल जो है ये वीरगाथा काल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी संदेश रासक, जय मयंक, जस चंद्रिका और आल्हा खंड ये जो है ये वीरगाथा काल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न आपका आया था TGT 2005 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है
वो आदिकाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। तो नाभादास जो है ये भक्तिकाल के अंतर्गत आता है, न कि आदिकाल के अंतर्गत। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी चंद्रवरदाई, जगनिक और दलपति विजय ये जो हैं ये आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो आदिकाल की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत जो है ये भक्तिकाल के अंतर्गत आती है, न कि आदिकाल के अंतर्गत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सूरसागर जो है ये भी भक्तिकाल के अंतर्गत आती है। विद्यापति की पदावली जो है ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। और बीजक ये भी जो है ये भक्तिकाल के अंतर्गत आती है। तो भ्रमर गीत, सूरसागर और बीजक ये जो है ये भक्तिकाल के अंतर्गत आता है, परंतु विद्यापति की पदावली ये जो है ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वीर। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वो है वीर रस। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14। तो विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैथिली भाषा में विद्यापति के पद जो हैं वो रचित हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो विद्यापति की कौन सी रचना जो है अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पताका। तो कीर्ति पताका जो है ये विद्यापति की एक ऐसी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो उस रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पदावली। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पदावली। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसिल बना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देसिल बना सबजन मिठा, ये प्रसिद्ध उक्ति जो है या प्रसिद्ध पंक्ति किसके मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, विद्यापति की पंक्ति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से सम्मानित हुआ है? तो इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से सम्मानित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी और पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2013 में। सबसे पहले पूछा गया था 2005 में और फिर पूछा गया था 2013 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अभिनव जयदेव नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। इनमें से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कण्हपा। तो कण्हपा जो है ये नाथपंथी साधकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी जलंधरीपा, भरथरी और चुणकर नाथ ये जो हैं ये नाथपंथी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपीचंद। तो गोपीचंद जो हैं ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सरहपा, कुकुरिप्पा और सबरप्पा ये जो हैं ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा का संबंध इनमें से किससे है? तो सरहपा का संबंध इनमें से किस काव्य के या किस साहित्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध साहित्य। तो सरहपा जो है ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न आपका आया था टीजीटी 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदिनाथ। तो आदिनाथ जो हैं ये नाथ पंथ के प्रणेता माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मत्स्येंद्रनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। तो ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग जो है उसको हठ योग कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी में 2018। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यूपीपीएससी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, वज्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संधा। संधा या संध्या भाषा कहा जाता है सिद्ध कवियों की भाषाओं को। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या संध्या भाषा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, ये बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु सिद्ध साहित्य का प्रणयन जो है ये पिंगल भाषा में हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी ए, बी और सी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, समग्र भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू होती है? तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो आपका ए, बी और सी तीनों गलत है। इसका सही उत्तर होगा आपका 1375 से 1700। तो 1375 से 1700 जो है ये आदिकाल का समय माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भक्ति। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस में, केवीएस 2014 में पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन इनमें से किस विद्वान का माना जाता है? तो हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की भक्तिकाल जो है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक का नाम क्या है? वही प्रश्न जो है टीजीटी में पूछा गया है, इससे पहले पूछा गया था केवीएस में। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था और नेट में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12। 12 मानी जाती है आलवर भक्तों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर वैष्णवों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवर वैष्णवों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो कौन जो हैं रामानंद शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य। तो रामानंद जो हैं ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? तो इनमें से कौन जो हैं वो रामानंद की शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मलुकदास। तो मलुकदास जो हैं ये रामानंद की शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कबीरदास, नरहरिदास, रैदास, धन्ना, पीपा ये जो हैं ये रामानंद की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो इनमें से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नरहैयानंद। तो नरहैयानंद जो हैं ये रामानंद के शिष्य नहीं थे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी अनंतानंद, सुखानंद और रैदास ये जो हैं ये रामानंद के शिष्य माने जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था यूपीपीएससी 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इससे पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में और टीजीटी परीक्षा 2002 में, और अब पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2011 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भक्तिकाल। तो भक्तिकाल जो है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल ये किस आचार्य ने या किस विद्वान ने दिया है या किस इतिहासकार ने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के लेखक का नाम क्या है? तो भक्तमाल के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी नाभादास। ये प्रश्न आपका आया था टीजीटी परीक्षा 2001 में।
नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है? तो नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। तो अष्टयाम जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है और इसके लेखक हैं नाभादास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम के लेखक का नाम क्या है? इससे पहले पूछा गया था पीजीटी में, अब पूछा गया है टीजीटी में। तो अष्टयाम के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्रदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अग्रदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप कब प्रारंभ हुआ था? तो संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंढरपुर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? तो इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास। अग्रदास जो हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं माने जाते, ये राम भक्त के अंतर्गत आते हैं। ये राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, न कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। बाकी धर्मदास, कबीरदास, दादू दयाल ये जो हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका जीआईसी में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। ये प्रश्न आपका केवीएस में पूछा गया है। इनमें से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? तो इनमें से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंददास। तो नंददास जो हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कबीरदास, दादू दयाल और नानक ये जो हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका कई बार नेट में पूछा गया है और टीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। 2003 में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो वही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कवि जो है सबसे अधिक पढ़ा लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। तो पहली बार पूछा गया था 2001 में और दूसरी बार पूछा गया था 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है वो संत कवि के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास।
तो तुलसीदास जो हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी कबीरदास, रैदास और गुरु नानक ये जो हैं ये संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास जो हैं ये सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरड़े वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन हैं? तो हरड़े वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। तो हरड़े वाणी और अंगवधू ये जो है दादू दयाल के संकलन माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संत साहित्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। संत साहित्य जो है ये ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत काव्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संत कवि। यही प्रश्न जो है पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। तो सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी में, फिर पूछा गया था पीजीटी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमारा पार्ट 4 यहाँ पे समाप्त हुआ और इसी के साथ 400 प्रश्न उत्तर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारा अंतिम क्लास है और कल हमारा संपूर्ण 500 हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर कल हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं हिंदी साहित्य के वो भी हम डिस्कस करेंगे और ग्रामर के भी जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।